हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने हरियाणा से मिस्टर प्रथम बैठे हुए हैं, जो कि आईआईटी जैम के एग्जाम में इनकी 30th रैंक आई है। सब्जेक्ट है इनका मैथमेटिक्स। तो वेलकम प्रथम। थैंक यू अभिषेक भैया। हाँ, तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि जिसके थ्रू आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएंगे कि आपने इतनी अच्छी रैंक आईआईटी जैम के एग्जाम में कैसे लाई। तो आप हमारे चैनल के में जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं जो हम आपसे पूछेंगे। ओके बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है सर, कि आपने आईआईटी जैम की तैयारी कैसे की थी जो इतनी अच्छी रैंक आपकी आई थी। सर, मैंने जैम की तैयारी, मुझे एक्चुअली फर्स्ट ईयर में इतना नहीं पता था जैम के बारे में। लेकिन जैसे फर्स्ट ईयर का जब एंड हुआ तो मेरे टीचर्स ने बताया कि भाई ऐसे आईआईटी से एमएससी की जा सकती है। तो उस टाइम मैं फिर इतना नहीं पढ़ता था, थोड़ा बहुत जैम के प्रीवियस ईयर कोर्सेज कर लेता था जो सब्जेक्ट हमारे बीएससी में हो चुके हैं। लेकिन जब मैं थर्ड ईयर में हुआ था तो मैंने जैम की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दी थी। मतलब जी जब जी। मैं पहले मैंने जैसे रियल एनालिसिस स्टार्ट किया, उसके बाद जैसे मैंने उसके बाद ग्रुप थ्योरी देन लीनियर अलजेब्रा, मतलब मैं प्योर के ऊपर पहले ज्यादा काम कर रहा था। तो पहले मैंने थ्योरी पढ़ी, देन उसके बाद थर्ड ईयर में मैंने अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मतलब ओवरऑल आपने कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी क्या जैम की प्रिपरेशन के लिए। नहीं, कोचिंग ज्वाइन नहीं की, मैं खुद से तैयारी की और मेरे अपने कॉलेज के टीचर्स वगैरह से हेल्प ले लिया करता था। कोचिंग अच्छा, वगैरह मतलब मैंने ज्वाइन नहीं की। स्टडी की और कॉलेज की टीचरों से हेल्प करके या ऑनलाइन वगैरह हेल्प लेके आपने इतनी अच्छी रैंक निकाली है। हाँ जी, ऑनलाइन भी मैं एक्चुअली क्या है कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था। भाई मैं कॉलेज से थोड़ा हमारा लेट आता था ना, तो भाई मैं खुद ही सेल्फ स्टडी करता हूँ, टीचर से कांटेक्ट में रहता था। ऑनलाइन वगैरह मैंने ज्यादा देखा नहीं, क्योंकि मेरे पास जी जी टाइम जी। की थोड़ी शॉर्टेज थी, अदरवाइज मैं भी कोचिंग लेता। चलिए ठीक है। तो हमारा दूसरा सवाल ये है कि आपने कोचिंग की थी, तो आपने तो ये बता दिया कि कोचिंग आपने नहीं की थी। तो क्या ऐसा जरूरी है कि जैम में कोचिंग लेना जरूरी है। देखिए, जरूरी तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यदि किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, जैसे मतलब टीचर्स नहीं है ज्यादा, मतलब बताने के लिए गाइडेंस नहीं है, या फिर आप सेल्फ स्टडी से सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं। जी जी। क्योंकि सब पढ़ना तो अच्छे तरीके से ही है, बात तो सेल्फ स्टडी से पढ़े कि कोचिंग से पढ़े, कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर करने हैं। तो यदि आप सेल्फ स्टडी से क्लियर कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट, आपके पास टाइम है, कर पा रहे हैं क्लियर, तब तो कोचिंग की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कोचिंग आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग से गाइडेंस भी मिलती है। हाँ, मतलब एक तरीके से कोचिंग में आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छा रैंक अच्छी लाने के लिए सेल्फ स्टडी ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट देन कोचिंग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब हाँ बिल्कुल। जैसे आपको गाइडेंस एक तरीके से मिल जाता है कि कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हाँ है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ ठीक है सर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या अच्छी रैंक लाने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है, या आपने पूरा सिलेबस पढ़ा था या नहीं। देखिए, पूरा सिलेबस के बारे में मैं बताऊं तो जैम का सिलेबस इतना यूज नहीं है। हम इसके अदर एग्जाम्स जो देखें, जो और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी के एग्जाम्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो जैम का सिलेबस काफी छोटा पड़ता है। तो आई थिंक यदि आपके पास टाइम है और आप कर पा रहे हो तो आपको जैम का सिलेबस पूरा करना चाहिए, और किया भी जा सकता है। लेकिन हाँ, यदि आपको बाय चांस कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे फॉर एन एग्जांपल वेक्टर कैलकुलस, इस बार तो खैर नहीं था लेकिन हर साल होता है। तो कुछ बच्चों के लिए वेक्टर कैलकुलस बहुत इजी सब्जेक्ट होता है और कुछ बच्चे उसमें काफी डिफिकल्टी फेस करते हैं। यदि आपको किसी सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी लग रही है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, अदरवाइज सिलेबस पूरा हो सकता है, इतनी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, और करना भी चाहिए, क्योंकि क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। कि कोई पता नहीं है किस सब्जेक्ट किस टॉपिक से वो ज्यादा क्वेश्चंस बना दें। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैटर ये आपके हिसाब से कहना है, ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि सिलेबस ज्यादा है नहीं, तो वो हाँ क्वेश्चंस हाँ कहीं भी कर सकते हैं, तो आपको कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, जैसे इस बार मैं खुद की बात बताऊं तो जैसे मैंने प्योर पे ज्यादा फोकस किया था, इस बार उन्हें फ्लैट ज्यादा पूछ लिया। तो ऐसे हम किसी जी भी जी जी। सब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो आई थिंक वो रैंक के अंदर गिरावट ला सकता है। मतलब सब्जेक्ट भी जब सारे पढ़ के जाएंगे तो आप एक अच्छी रैंक ले सकते हैं। जी। मतलब एक ज्यादा सिलेबस नहीं होता है, आपको एक पूरा टाइम मिलता है सब सिलेबस को पूरा करने में, तो आप कर सकते हैं।
हाँ, यदि कोई बच्चा भी तैयारी एंड में स्टार्ट कर रहा है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो जैम के एग्जाम से 2-3 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, उनको फिर मेजर टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल लीनियर एनालिसिस हो गया, अप्लाइड के पोर्शन हो गए, ओडी वगैरह। लेकिन यदि कोई बच्चा जी, साल भर पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो अच्छे से उसको सिलेबस पूरा करना चाहिए। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए? देखिए, टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्चुअली मैंने तो नहीं ली थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एग्जाम से 1-2 महीने पहले। अदरवाइज टेस्ट सीरीज आपको लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं भी लेता, मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मैं नहीं ले पाया। क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्या है ना कि आप एग्जाम में टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं। जी जी। अदरवाइज आप पहली बार कोई एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें टाइम मैनेज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपको ये नहीं पता होता कि हमें किस क्वेश्चंस पे कितनी देर रुकना है। कि हाँ, कितना, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी जैसे एमएसक्यू के क्वेश्चंस कई बार थोड़े टाइम ज्यादा ले जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें हर ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। जी। तो उस हिसाब से जैसे असल में 60 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो 60 क्वेश्चंस के लिए 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं कई बार। तो यदि आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो टाइम मैनेज करना जाता है, और दूसरा टेस्ट सीरीज आप करोगे तो उसके अंदर आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप जब आईआईटी का पेपर देने जाओगे तो मतलब आपको वहां पे भी नए क्वेश्चंस ही मिलने हैं, पुराने तो मिलेंगे नहीं। तो आपको एक मतलब उनके साथ डील करने की हैबिट हो जाती है। तो टेस्ट एक सीरीज लेना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड सेटअप हो जाता है कि हम ऐसा आईटी एग्जाम का एग्जाम दे रहे हैं, एक माइंड सेटअप बन जाता है हमारा उस हिसाब से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, माइंड सेटअप बन जाता है। जी, जी। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आपने एग्ज़ाम देते समय क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मतलब इतनी अच्छी रैंक आई थी, अपने क्या टाइमिंग रखी थी कि मुझे इतना पढ़ना है, ऐसे-ऐसे इतनी देर पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई आपने? देखिए, एक्चुअली हमारा जब हमारी बीएससी तो मैक्सिमम लॉकडाउन में गई है, सबको पता है। जी, जी। उस टाइम ज्यादातर लॉकडाउन रहा करता था। लेकिन फिर भी मेरा एक थोड़ा फिक्स शेड्यूल रहता था। जैसे मैं अपनी बीएससी को साथ लेके चलता था, ताकि भी उसके अंदर भी हम प्रॉब्लम ना आए। तो बीएससी के सब्जेक्ट्स जो मेरे मतलब इतना काम कि हमें एग्जाम्स में कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े बीएससी के सेमेस्टर्स एग्जाम में, उतना काम करने के बाद मैं पर डे तकरीबन आइडिया मतलब तकरीबन 7-8 घंटे तो हो ही जाते थे जैम के लिए, क्योंकि मैं इतना निकाल लिया करता टाइम। उसमें से मैं आधा टाइम दिया करता थ्योरी पढ़ने में और आधा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिया करता था। तो पहले मैंने प्योर को स्टार्ट किया था। मतलब मैं 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चला करता था, एक प्योर का और एक अप्लाइड का। जी, जी। मतलब पहले एक उन तरफ दोनों की थ्योरी। थ्योरी अप्लाइड। हाँ, जैसे मैंने सबसे पहले फॉर एन एग्जांपल मैं सबसे पहले रियल एनालिसिस स्टार्ट किया था, उसके साथ में ओडी स्टार्ट की थी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे फिर मैंने सेकंड जब ग्रुप थ्योरी स्टार्ट किया, उसके साथ में मल्टीपल इंटीग्रल स्टार्ट किया था। ऐसे में एक साथ 2-2 सब्जेक्ट लेकर चलता था। थ्योरी पढ़ता था, और जितनी थ्योरी पढ़ी है मैंने, उस थ्योरी पर बेस्ड प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को ट्राई करता था। सिर्फ ट्राई करता था, सभी क्वेश्चंस पहले के बारे में नहीं होते हैं सोल्व, तो उसका मैं सॉल्यूशन नहीं देता था। सिर्फ उसको टिक करके रख दिया करता था, अभी ये क्वेश्चन सोल्व नहीं है, दोबारा करेंगे इसको सोल्व। तो एक बार तो थ्योरी पर ध्यान देते थे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखते थे। जब मेरी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैं कंप्लीटली क्वेश्चंस के ऊपर चला गया था। उस टाइम मैंने सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ट्राई किए थे, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी काफी क्वेश्चंस आते रहते, तो वो भी ट्राई कर लेता था मैं। मतलब ओवरऑल आपने सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी लगाई अपना कोर्स कंप्लीट करने में। आपने जैसे ही हाँ अपना जी, हाँ कोर्स जी। कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो ये आपकी हाँ जी, स्ट्रैटेजी रही। ओके, ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो आई थिंक जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम एग्ज़ाम में ये हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ जाए? तो क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं? देखो, एग्जाम में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। क्योंकि जब हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे हमारा माइंड डेवलप होता है। हमें अब हमारी अप्रोचेस बढ़ती है कि हम किस क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं, एग्जाम में देखेंगे नया क्वेश्चन है, तो उस टाइम हम सोचने में टाइम वेस्ट कर देंगे कि अरे इसमें क्या करें, इसमें क्या करें। लेकिन आपने पहले ही एक कलेक्शन, मतलब 1000-2000 क्वेश्चन का कलेक्शन सोल्व किया हुआ है आपने, तो उस टाइम आपकी अप्रोच पहले से ही बिल्ड होती है कि हाँ, इसमें इस तरह का पूछ रखा है, तो हाँ मैं इस तरह से करूंगा तो सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। और दूसरी बात, हमें सॉल्यूशंस की तरफ नहीं भागना है। स्टार्टिंग में सॉल्यूशन होता है सबसे एंड रिजल्ट। या आपने उस क्वेश्चन को 10 बार ट्राई कर लिया, 11 बार ट्राई कर लिया, अब तो हो ही नहीं रहा है किसी भी तरह से, तब आप सॉल्यूशन की तरफ जाइए। पहले मतलब उसमें अच्छे से फर्स्ट ट्राई करें। मतलब पहली हाँ, बार मैं अगर देखता किया हूँ तो काफी बच्चे। हाँ हाँ,
मतलब मैं बहुत से बच्चे देखता हूँ कि मतलब 2 बार ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर उनको सॉल्यूशन चाहिए, सेंड कर देंगे भी, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। मेरे मानने कम से कम आप एक क्वेश्चन को 5-6 बार ट्राई करें, नहीं हो रहा है फिर से ट्राई करें। एक साथ ही आज भी मैं एक्चुअली क्या करता था, मेरा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं, मैं आज टिक कर दिया, मैं नेक्स्ट डे उसको फिर ट्राई करता था 15-20 मिनट, नहीं हुआ अगले दिन फिर ट्राई करेंगे। 10-15 बार ट्राई करने के बाद भी जब नहीं हो रहा, तब मैं टीचर से डिस्कस करता था उस क्वेश्चन को। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भैया ने इतनी अच्छी बात बताई है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप उसको आई थिंक छोड़े मत, फिर से ट्राई करें। हो सकता है हाँ कि आपसे एक बार गलती होगी, गलती वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, आप दूसरी गलती करेंगे। हो सकता है 5-6 गलतियों के बाद आप कोई एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाए जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और आई थिंक अगर वो आपने बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो वो आप जिंदगी भर शायद नहीं भूलेंगे उस क्वेश्चन को। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में किसी से पूछ लोगे ना कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो आप दूसरे का माइंड उसमें लग रहा है। अब जब तक खुद का माइंड नहीं लगेगा ना, तब तक वो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे अच्छे से। हाँ, बात वही हो गई ना कि अगर आपने ठोकर नहीं खाई है, तो वो ठोकर आपको याद नहीं रहेगी कभी। हाँ, तो हाँ, हाँ। आप हमारे व्यूअर्स को अच्छा कुछ अपनी तरफ से टिप्स देना चाहते हैं कि आपको क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं हमारे व्यूअर्स को आप जो देना चाहते हैं अपनी तरफ से? टिप्स तो यही है कि मतलब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि अपना जो आप कोर्स कर रहे हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप मतलब डिमोटिवेट हो रहे हो, तो मेरा सबसे मानना ये है कि आप सिलेबस से कम करके जाओ, पर उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार करके जाओ। क्योंकि देखिए आजकल हर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैं कई बार देखता हूँ कि हमने भी हम सोच रहे हैं हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस सारा करना है, तो हम जल्दबाजी में सारा पढ़ जाते हैं। उसके चक्कर जी। में कोई सा भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। इससे अच्छा ये है कि आप 4 की बजाय 2 टॉपिक कर जाओ, लेकिन अच्छे बट से करके एटलीस्ट जाओ। तो उनमें से अगर कोई क्वेश्चंस आता है, तो आप अटेम्प्ट ज़रूर कर लो उन्हें। हाँ, कम से कम गलत तो नहीं होगा। एक्चुअली मान लो आपको कोई टॉपिक छोड़ गए हो, तो कम से कम उसमें सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे, लेकिन कोई टॉपिक आप गलत पढ़ गए हो, तो उसके अंदर आप क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करके आओगे, वो आपको नुकसान करेगा बल्कि। जी, जी। जैसे मैंने भी तो टीआईएफआर का एग्जाम भी दिया था, मेरा हो नहीं पाया टीआईएफआर में, लेकिन जी। वहां से सीखने को बहुत चीजें मिलती हैं। लेकिन तो वहीं से मुझे लगा कि चीजों को है ना, हमें यूं नहीं कि सिलेबस कवर करने के चक्कर में सारा कुछ पढ़ जाएं, अपने थोड़ा कम करके जाएं लेकिन अच्छा करके जाएं। मेरे टीएफआर के चक्कर में मैंने थोड़ा प्योर पे ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए अप्लाइड में उतना स्ट्रोक नहीं कर पाया, नहीं तो हो सकता है शायद और अच्छे मार्क्स आ पाते मेरे। बट फिर भी कोई नहीं, आपने प्रथम आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। आपने ऑल इंडिया रैंक आईआईटी जैम में 30th रैंक लाना कोई आसान बात भी नहीं है। बहुत अच्छी रैंक है ये आपकी, आपकी मेहनत कहीं न कहीं रंग लाई है। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके। और अपना कीमती समय हमारे कॉम्पिटिशन वेल चैनल पे देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू।